नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रायसेन जिले के उदयपुरा में मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय राजमार्ग 45 ग्राम खिरिया स्थित टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा ट्रक ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फरियादी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा भेजा गया। राजस्थान निवासी ट्रक ड्राइवर सिसोदिया ने बताया कि वो ट्रक क्रमांक RJ48JA 1802 लेकर राजगढ़ से अहमदाबाद जा रहा था। इसी दौरान खिरिया टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल कर्मियों ने कहा कि तुम्हारा वाहन ओवरलोड है। जब ट्रक को कांटे पर लगाया गया तो पीछे से आई गाड़ी में टोल में कुछ कर्मचारियों द्वारा लाठी डंडे से मेरे साथ मारपीट की गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर अजय सिसोदिया की रिपोर्ट पर प्रताप पटेल के साथ अन्य टोल कर्मियों के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। घटना के बाद करनी सेना ने उदयपुरा थाना परिसर पहुंचकर टोल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करनी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राजपूत ने टोल मैनेजर चंद्रवीर सिंह भाटी का नाम लेते हुए कहा कि खिरिया टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों द्वारा ट्रक ड्राइवर के साथ गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की गई। ड्राइवर टोल की राशि देने को तैयार था, लेकिन टोल कर्मी ज्यादा पैसा मांग रहे थे। ड्राइवर ने ज्यादा पैसा नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। टोल कर्मियों के द्वारा आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी की जाती है और ज्यादा पैसे की मांग की जाती है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह सिसोदिया। ये क्या हो गया? सर से खून कैसे निकल रहा है? मेरा गाड़ी टोल पे खड़ा था। हाँ, टोल से वो बोला गाड़ी ओवरलोड है। मैंने बोला गाड़ी कांटा करवा दो। मैंने गाड़ी कांटे पे चढ़ा दिया। हाँ, मेरे पीछे दूसरा गाड़ी आया। हाँ, वो भी कांटे के लिए आ रहा था। तो टोल वाले आए पीछे से, बिना मतलब मारने लगे। हथियार लेके आए, बिना मतलब पिस्तौल लेके आए, कोई तलवार लेके आ रहे, बिना मतलब मारने लगे। अच्छा, दादागिरी कर रहे हैं पूरी। मेरा गाड़ी पीवर अंदर लोड 40 टन वेट गाड़ी है, 55 तेज गाड़ी है। अच्छा, बंदूक भी थी उनके पास? हाँ, बंदूक थी उनके पास। अच्छा, क्या सर में मारा? क्या है उन्होंने? यहाँ मारा पूरा, मतलब पूरे बदन को मारे। 25-20 जने आ गए हो। कितने लोगों ने मारा है? 20-25 जनों ने मिली। अच्छा, चलिए ठीक है। सचिन सिंह राजपूत, करनी सेना परिवार जिला अध्यक्ष रायसेन, टीम जीवन सिंह शेरपुर। जैसा कि देखने में आ रहा है कि करनी सेना के समस्त पदाधिकारी घायल को लेकर थाना उदयपुरा आए, तो क्या कुछ घटना है? पूरा क्या घटना है? जो आज की घटना है, 12:30 बजे खिरिया टोल है उदयपुरा के पास में, जहाँ पे जो राजस्थान से जो ट्रक वाले थे, ट्रक लेके जा रहे थे टोल से, तो उनसे ओवरलोडिंग पे जैसे ट्रक पहुंचा तो उनके साथ पहले ओवरलोडिंग पे पैसे मांगे गए और ओवरलोडिंग के बाद में जबरदस्ती से जो ओवरलोडिंग का पैसा है वो उन्होंने दिया, मगर उसके बाद भी गुंडागर्दी के तहत, लूट के तहत बोला हमें दादागिरी से और पैसे चाहिए। उनने बोला हम और पैसे क्यों दें। नहीं देने पे उनके साथ तलवार डंडे के साथ हमला किया गया। उनको घटना में आप देख सकते हो चोट भी आई। जो व्यक्ति उसके साथ घटना किया और रिवॉल्वर बंदूक भी रखे थे वो भी बताएं, उनको डराया धमका गया और उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई। तो इसलिए हम लोग आए। लगभग कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? लगभग टोल पे 10 से 15 लोग थे जिनने मारपीट की है। और इससे पूर्व में भी बाड़ी में भी हम लोगों ने, करनी सेना परिवार ने बाड़ी थाने में ज्ञापन दिया था जो हर्षली पे टोल पर आ जाए। जो टोल का मैनेजर है चंद्रवीर सिंह भाटी, जो चंद्रवीर सिंह भाटी मैनेजर है, वो हमेशा जो लड़के हैं उसके पास उनको मानसिकता के तहत कहता है कि जो पैसा ना दे आप तो दादागिरी करो, मारपीट करो, मगर उनसे पैसे लो। लूट करते हैं लोग। रात में आप निकलना जब भी 11 बजे के बाद में टोल पे, तो ये लोग उनके हाथों में लठ मिलेंगे, दारू के नशे में रहेंगे और कोई गाड़ी रोकते हैं, अशब्द प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जिनके साथ मारपीट हुई उनकी संख्या कितनी है और वो कहाँ के निवासी हैं? जिनके साथ मारपीट हुई है वो 3 से 4 लोग हैं बेचारे, और वो राजस्थान के हैं। और वो राजस्थान से बेचारे मध्य प्रदेश के जो टोल है उनको नहीं पता था कि ये टोल वाले जो लोग हैं जो गुंडागर्दी करेंगे। उनने बोला भैया जो आपका टोल का चार्ज है हम बटोर दे रहे हैं, जो ओवरलोडिंग का चार्ज है वो दे रहे हैं। और उसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई और गुंडागर्दी के तहत पैसे लिए गए उनसे। आपको इस घटना की सूचना कब मिली? हमको इस घटना की सूचना जैसे ही उनके साथ घटना हुई हमारे पास कॉल पहुंचा। हमारी करनी सेना परिवार टीम उदयपुरा के पास कॉल पहुंचा तो सभी हमारे करनी सेना के भाई लोग पहुंचे, उनको अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज शुरू कराया गया। आपने जाके टोल वालों से कोई बात की क्या? नहीं, हमने अभी टोल वाले से बात नहीं की है, मगर जैसे कि हमारे करनी सेना के सभी भाई उदयपुरा उनको उपचार के दौरान ले गए थे, तो उनका चंद्रवीर सिंह भाटी जो टोल मैनेजर है वो आया और उसने बोला पुलिस प्रशासन को मैं हफ्ता देता हूँ, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा। मैं अभी कह के जा रहा हूँ तुम लोग हमारे बीच में मत आओ, पुलिस प्रशासन को पैसे देता हूँ, इसके साथ घटना की आपके साथ भी ऐसी घटना करेंगे। ये बात आपसे चंद्रवीर सिंह भाटी ने हॉस्पिटल में। एक बार और बताइए क्या बोला उसने? उसने चंद्रवीर सिंह भाटी ने बोला पुलिस थाने हॉस्पिटल में आ गए उपचार के दौरान उन व्यक्ति से और हमारे कंडीशनों से आप लोग हमारे मैटर में मत आइए, पुलिस प्रशासन को मैं हफ्ता देता हूँ, इसके साथ ये घटना की आप लोगों के साथ भी मैं घटना करूंगा, मेरा आप कुछ नहीं कर पाओगे। रूपरेखा करनी सेना की क्या रहेगी आखिर? आगे की रूपरेखा हमारी यह है, अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ में सही कार्रवाई नहीं करता है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, उन लोगों को पकड़ता नहीं है, तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी, टोल का घेराव करेगी
हम लोग नहीं चाहते कि करनी सेना प्रशासन अपने हाथ में ले। हम प्रशासन न्याय पे भरोसा रखते हैं, इसलिए हम प्रशासन के पास आए। आजाद लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर के प्रबंधक एजाज अहमद ने बताया कि उनके सेंटर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आजाद लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर में यूपीएससी, बीएससी, एएलपी, जेई आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। सेंटर में अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। एजाज अहमद ने बताया कि सेंटर के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है और अपने लक्ष्यों को पूरा किया है। आजाद लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं यूपीएससी, बीएससी, एएलपी, जेई आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं आई हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यह समाचार लेख आजाद लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर की सफलता को दर्शाता है और छात्रों को प्रेरित करता है कि वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेंटर में शामिल हों। मैं एजाज अहमद, प्रबंधक आजाद लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का हूं। सर, बात करें इस समय काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी में आकर पढ़ना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना काल के बाद बच्चे बाहर जाना काफ़ी बंद कर दिए, जैसे बाहर पटना हुआ, बनारस हुआ, चाहे जैसे लखनऊ हुआ, जाकर बच्चे पढ़ाई करते थे। इस समय बच्चे बाहर जाना बंद कर दिए और अपने जनपद में तमाम प्रकार की लाइब्रेरी खोली जा रही है, वहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपकी लाइब्रेरी पर किस तरह की सुविधाएँ हैं? बच्चे किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए सर, बात यह है कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने बच्चों को गांव में बुला लिए, घर वापस करा लिए, कहे कि यहीं से तैयारी करो। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक विचार बनाया कि जो बाहर के अन्य जगहों पर जो लाइब्रेरी चल रहा है, क्यों न बलिया में एक लाइब्रेरी स्थापित किया जाए और बच्चों को शिक्षा दिया जाए, ताकि बच्चों को असुविधा न हो, उसकी आर्थिक स्थिति भी ऊपर भी कोई असर न पड़े। इसको देखते हुए हम लोगों ने लाइब्रेरी स्टार्ट किया जी, जो कि आज की डेट में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जी सर, बात की सर लाइब्रेरी पर किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या क्या बच्चे यहाँ पे तैयारियाँ करते हैं? जी, देखिए बात ये कि हम लोगों ने लाइब्रेरी जब खोला तो किसी विशेष कोर्स के लिए ना, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। कोई नीट की तैयारी करता है, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एनटीपीसी का कर रहा है, कोई यूपीएससी का कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एएलपी का कर रहा है और कोई जेई का कोर्स की तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जैसा कि अभी 2-4 बच्चों ने अब तक क्वालिफाई किया। लाइब्रेरी जिस जनपद में अभी अपना छाव छोड़ा, लाइब्रेरी की तरफ आपने रुझान किया, आपकी लाइब्रेरी से कितने बच्चे अब तक सक्सेस हुए सर? जी, अभी बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, अभी हमको सूचित नहीं किए, इन्फॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन 3-4 बच्चियां जो है बैंक को और कुछ जेई का टेस्ट निकाले हैं। इतने कम समय में सर आपने कैसे बच्चों को तैयारी कराते हैं कि इस सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं तैयारी नहीं करता, मैं एक माहौल बनाता हूँ। बच्चे खुद पढ़ते हैं ऑनलाइन, तमाम जो भी कोर्स चलता है, पीडब्ल्यू का कोर्स होता है, तमाम कोचिंग संस्थाओं ने ऑनलाइन जो कोर्स जो प्रोवाइड कराते हैं, उसी को ये बच्चे, हम यहाँ वाईफाई की सुविधा दिए हैं, एसी की व्यवस्था, एक माहौल बहुत अच्छा दिए हैं ताकि बच्चे जो हैं पढ़ करके क्वालिफाई करते हैं। जिस तरह बात की जाए आजाद लाइब्रेरी इस समय अभी कम समय में भी इतना अपने आप को प्रोग्रेस किया, इसका सबसे बड़ा सर श्रेय किसको जाता है? और जिस तरह आप संचालन करते हैं हर चीज़ों को व्यवस्थित करके, देखिए यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए यहाँ मोटिवेशन मिलता है। बच्चे एक दूसरे से मोटिवेट हो करके पढ़ते हैं और यहाँ एक माहौल दिया जाता है। दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने एक शिक्षा का माहौल दिया और बच्चों को बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ, सजेशन देता रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है, किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना है। मैं सजेस्ट करते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ कि आप कहाँ तक कर रहे हो, कहाँ तक नहीं कर रहे हो। जनपद में जिस तरह से लाइब्रेरी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आए दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी छोटे से जगह कहीं पे भी खोल दे रहे हैं लोग, वातावरण भी नहीं रह रहा है और तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे ही लाइब्रेरियों को आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए, मैं ये जो लाइब्रेरी खोल के चला रहे हैं, मैं उनको यह मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइब्रेरी को मेंटेन रखिए और खुद शिक्षित पहले खुद शिक्षित होइए, उसके बाद बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराइए। बिजनेस के तरफ से मत देखिए आप लोग, शिक्षा के उद्देश्य की तरफ, शिक्षा के नज़र से आप अपने लाइब्रेरी को देखिए।
जिस तरह बात की जाए लाइब्रेरियों को सुर्खियाँ बना रहता है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं और पूछने पर जवाब देते हैं कि हम तो लाइब्रेरी में केवल वातावरण पुलिस के लिए आते हैं, एसी का हवा खाने आते हैं, यहाँ पे मूवी डाउनलोड करने आते हैं। तो क्या आप सर के लाइब्रेरी पे भी ऐसे सब होते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, कोई इस तरह का एक्टिविटी बैड एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का माहौल है। मैं खुद शिक्षक हूँ और बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बच्चों को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ। इसलिए इस तरह का कोई भी जो आपने बात कहा उस तरह का कोई शिकायत अभी तक हमारे यहाँ नहीं मिली है और ना मिलेगी भी भविष्य में भी। आपका लाइब्रेरी कहाँ पे चलता है? यदि किसी को एडमिशन कराना है तो कहाँ पे आएगा, कैसे आपसे संपर्क करेगा? देखिए, ये आज़ाद लाइब्रेरी गणवा रोड पर स्थित है। यस स्पोर्ट्स का बगल में बिल्डिंग है और आज़ाद किसी का मोहताज नहीं है। आज़ाद खुद जो है एजुकेशन 18 साल से देते हुए आ रहा है और लाइब्रेरी के क्षेत्र में भी 6 महीने से ये लाइब्रेरी दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। अल हिंद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के प्रबंधक सद्दाम खान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उन्हें अब तक 3500 से अधिक बच्चों को ट्रेनिंग देकर टेक्निकल स्कीम में सफल बनाया। सद्दाम खान का मिशन है कि वे युवाओं को टेक्निकल स्किल में प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। उन्होंने अपने सेंटर में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पाइप फिटर, सेफ्टी ऑफिसर आदि। सफलता की कहानी अल हिंद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षुओं ने अपने कौशल का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। कई प्रशिक्षुओं ने अपने खुद के व्यवसाय शुरू किए हैं, जबकि अन्य ने बड़ी कंपनियों में नौकरी प्राप्त की है। जी सर, एक अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सद्दाम खान है और मैं अल हिंद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। ये कहाँ पे चलता है सर? ये बलिया में उमरगंज गणवार रोड में पड़ता है और ये पिछले 10 साल से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये अल हिंद है क्या? लोग आते हैं, देखते हैं, बाहर से कहते हैं कि अल हिंद तिरंगा बना हुआ है। आखिर ये है क्या और यहाँ पे किस तरह की सुविधाएँ दिया जाता है और ये कहाँ का फ्रेंचाइजी है सर? ये क्या है? फ्रेंचाइजी नहीं है, असल में हम लोगों ने काफ़ी इस पे वक्त दिया। मैं पिछले जो है 18 साल से बलिया में ही काम कर रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में। पहले कंप्यूटर टीचिंग का वर्क करते थे, आज पिछले 10 साल से टेक्निकल स्किल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के लड़के आते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट कराने का काम किया जाता है। इसकी मेन ब्रांच कहाँ पे है? मेन ब्रांच इसका बलिया है। जैसे हम लोग के एक माइंड में बन चुका है कि इसका कोई हेड ऑफिस दिल्ली हो फिर यहाँ हम लोग जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी ब्रांड जो है अगर काम करता है तो वो अपने ज़िले से भी काम कर सकता है, ये अपनी सोच है। मतलब यदि कोई आपका चाहता है अल हिंद गांव क्षेत्र में भी इसका एक बैच खोले तो क्या आप वहाँ पे सुविधाएँ दे सकते हैं? जैसे बलिया क्षेत्र से बांड हुआ, सातवार हुआ। जी नहीं, देखिए सपोर्ट तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये स्किल ट्रेनिंग है। इसमें हम लोग टेक्निकल जो ट्रेनिंग देते हैं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। जैसे हमारे यहाँ जो लड़के आते हैं ITI कंप्लीट करके आते हैं, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके आते हैं, जो कि 3 साल 2 साल वक्त दिए रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वर्क नहीं मालूम रहता है, उनको कैसे कंपनी में जाके जॉब करना है वो नहीं मालूम रहता है, तो उसका पूरा ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। जी सर, आपने अभी बात जिक्र किया ITI और पॉलिटेक्निक का। जी। तो बच्चे कहीं ना कहीं ITI और पॉलिटेक्निक करते तो हैं, लेकिन उनको इंटरनल जो नॉलेज है वर्क किस तरह करना है, जी ये आपने सही कहा कि उनको नहीं पता है। आप कैसे बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली कराते हैं कि बच्चों को वर्क करने लायक आप सक्षम नागरिक और व्यक्ति बना सकें? देखिए, हमारे यहाँ जो है जैसे कंपनी में जो वर्क साइट होता है, तो वर्क साइट में लड़के को क्या क्या किस तरीके से वर्क करना है। अगर कोई एक लड़का इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पे जो मकान की वायरिंग है ये हम जानते हैं, हम जो है फ़ैन कूलर ये जानते हैं कि एक बंदा एक इलेक्ट्रीशियन काम करता है, लेकिन कंपनी में ऐसे काम नहीं होता है। कंपनी में जो है जो काम होते हैं वो इससे हाई लेवल पे होते हैं। ITI के सिलेबस में है, उसमें ये सारी चीज़ें कराया जाता है, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है। तो लड़के जो है उनको जो ट्रेनिंग होती है वो हम लोग ऑन जॉब, जो जॉब में वर्क होते हैं, कैसे ड्राइंग पे वर्क करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है,
आपको प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है, ये पूरा ट्रेनिंग हम लोग 3 महीने से 90 दिन का पूरा ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। सर सिविल के लिए भी कोई आप लोग के यहाँ विशेष कार्य चलता है क्या? सिविल हमारे यहाँ MEP लड़के ज़्यादा आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बंदे आते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लड़कों को हम लोग इसमें डालते हैं। अगर इससे आपको हाई लेवल में जाना है, जैसे लड़के पॉलिटेक्निक और बीटेक किए हुए हैं, तो उनको हम लोग जो है सेफ्टी फील्ड में डालते हैं। सेफ्टी का डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं, जो कि इन लड़कों को, जो टेक्नीशियन जो वर्कर होते हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। अभी ये आपको बहुत ट्रेंडिंग जॉब है, ये गल्फ़ और इंडिया दोनों जगह पे काफ़ी इसका अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, इसमें लड़के सक्सेस भी हो रहे हैं। बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आपके द्वारा कई बच्चों को सक्सेस भी किया जाता है सर? जी जी ज़रूर। हम लोग इंडिया में जो है आपको दिल्ली NCR, नोएडा, गाज़ियाबाद, आपको गुड़गांव, इधर हम लोग कुछ कंपनियां आती हैं, इधर हम लोग सिलेक्शन कराते हैं। और अल हिंद को मोस्टली लोग जानते हैं कि ये गल्फ़ कंट्री के लिए ही काम करता है, जैसे दुबई, कतर, सऊदी, कुवैत। जी जी। क्लाइंट को हम लोग जो है बलिया लाते हैं, जबकि बलिया एक हमारा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एयरपोर्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग बलिया के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर बात करें, अब तक अल हिंद जनपद में कितने बच्चों को सक्सेस किया था? अब इसकी क्वांटिटी क्या बताया जाए, हम लोग तो करीब 5000 प्लस जो है लड़कों को ट्रेन कर चुके हैं, और 3000 प्लस जो है हमारे लड़के ट्रेनिंग प्लेसमेंट जा चुके हैं। सर आप तो मजाक तो नहीं करें, 5000 बच्चों को सफल करना बहुत बड़ी बात होता है। 10 साल वक्त दे चुके हैं सर, 10 साल। 2015 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था, तो काफ़ी मेहनत हो रहा है सर इस पर। सर चैनल के माध्यम से पूरे बलिया क्षेत्र के युवाओं को संदेश क्या रहेगा? संदेश हम यही देंगे कि जो भी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं रहता है, कोई स्किल नहीं रहता है। जैसे पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो कोई काम जाकर सीख लो, तो वो बहुत अच्छी कहावत थी। आज वो दौर दोनों आ चुका है कि आप शिक्षा के साथ साथ आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग फील्ड में गवर्नमेंट अनेकों प्रकार की जो है डिग्रियाँ कोर्सेज दे रही हैं, उसमें हमें एंट्री करना होगा, तभी आप मार्केट में चलो। आपसे बात करेंगे, जिस तरह बच्चे सर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कंप्लीट भी कर ले रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जॉब के लिए महामारी है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश रहेगा? सर देखिए, सरकारी नौकरी आप जानते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है और अगर आपने कंपटीशन अच्छा फाइट किया तो वो मिलना ही मिलना है। लेकिन उसमें से जो है आपको जो बच्चे फिल्टर करके निकलते हैं, जो एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जॉब करना ही है। तो जॉब के लिए अब मार्केट में हो गया है कि आपके पास स्किल होना चाहिए, विदाउट स्किल आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप एक तरफ सरकार स्वरोजगार योजना के तहत सबको कह रहा है कि आप स्वयं से रोजगार कीजिए, ये कितना संभव है सर? सर स्वयं भी रोजगार करने के लिए अगर आप खुद का कुछ भी वर्क कर रहे हैं, उसमें स्किल नहीं है, तो आप वो बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा, आपका वो दुकान, आपका वो शॉप सक्सेस नहीं होगा। थैंक यू सर। नदी कटान के पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये पीड़ित अपनी जमीन और घरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो नदी कटान के कारण खतरे में पड़ गई है। धरने की मांग नदी कटान रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई, पीड़ितों को मुआवजा और समर्थन देना, नदी के किनारे बसे इलाकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है उपाय करना। पीड़ितों का दर्द, नदी कटान ने कई परिवारों को अपने घरों से विस्थापित कर दिया और वे अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार से उनकी अपील है कि वे इस समस्या का समाधान निकालें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि हमारे घर और जमीन खतरे में है, हमें सरकार से न्याय चाहिए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ पर आए हैं क्योंकि मेरा नाम बलवंत यादव है और हम लोग नदी कटान खेती एवं गांव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? और रहने वाले तो हम खरीद के हैं। वो मेरा मूल घर दूसरी साइड में, लेकिन वहाँ पर भी मेरा वो एक अस्थायी निवास है। तो ये मुख्य तौर पर है कि हम लोग पक्के ठोकर और तटबंध के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये अभी नेशनल हाईवे 31 टूट गया। इसी प्रकार से हम लोगों के वो तबाही का रास्ता, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सेतु निर्माण हुआ, उसमें अनियमितता भ्रष्टाचार के कारण पूरा जो नदी की जो मूल धारा थी वो हट करके और दूसरी दिशा में बहना शुरू कर दी और आज खेती पूरा वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। अब अगले साल से इस साल कुछ प्रबंध नहीं होता है तो अब मकान गिरना शुरू हो जाएंगे। जो लोग यहाँ से लेकर के, खरीद से लेकर के और पूरा वो दतहा तक, आगे श्रीनगर तक यही हालत है। गोपाल नगर, टाणी, चांदपुर जो पुल निर्माण है और खरीद दरौली सेतु निर्माण है। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी, एक तो उसकी जांच पड़ताल करके और उसमें भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिया जाए, और दूसरा ये जो खेत गिरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए,
और मुआवजे का मतलब सीधे वो पर्याप्त मुआवजा होता है, केवल वो खाना पूर्ति नहीं, और पक्के ठोकर और तटबंध का निर्माण करके हमारे गाँवों को सुरक्षित किया जाए और खेत को सुरक्षित किया जाए। वेद प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी के हम विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। हमारा गांव चांदपुर है और बगल में महाराजपुर है। दोनों गांव से मात्र 200 मीटर पर नदी रह गई। अभी वहीं का ये वीडियो बनाकर हम लोग लाए हैं, अभी वहीं थे। कटने जा रहा है, दोबारा कटने जा रहा है। 74वां गाँव दोनों कट गया था, फिर नया बना, फिर कटने जा रहा है। इस पर सरकार का मतलब कोई प्रतिनिधि आज तक देखने तक नहीं गया। क्या जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं लोग? आपके विधायक या ना विधायक सांसद साहब से हम लोग दिए हैं पत्रक। वो कहे कि हम बस नवंबर में सब टीम लेकर उतर रहे हैं। इस समय काम लगाया जाएगा तो बांस बल्ली गाड़ करके अब पैसा गबन हो जाएगा। तो बोल्डर वाला काम हो तबे गांव बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा। बांस बल्ली कौन गाड़ रहा है? विभाग लगाएगा। विभाग को अभी चलिए ना, वो लोग बांस बल्ली ले जाएंगे, करोड़ों रुपये का बजट खा जाएंगे 10 दिन में। कुछ नहीं होता है उसे। हम लोग नदी किनारे हम लोग झेल रहे हैं ना, हम जानते हैं क्या होता है। वो तो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम करा देते हैं। कुछ नहीं काम करा देते हैं। इस सरकार में और लूट मची है, समझ जाइए। लूट मची है। कोई बोलने का ना, रोड बन रहा है, 50 लाख का रोड है, दे दो 10 लाख कमीशन, लूट लो रोड का। लूटा गया है हमारे तरफ। लड़के कई बार रोके, लेकिन वो रोड पर पैसा उठ गया। ऐसे ही नदी के किनारे वाले हाल है। नदी किनारे भी यही सब। तो ये आप लोग मीडिया कर्मी भाई, आपका स्तंभ मजबूत होता है। आप लोग लगिए, इसको बाहर मैसेज कीजिए ताकि यहाँ से दिल्ली तक मैसेज जाए। तो ऐसा जवाब देने की उनकी ताकत नहीं होती। अभी आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? हम लोगों को पक्का ठोकर चाहिए। बाढ़ क्षेत्रों में सिकंदरपुर से लेके दतहा तक जो घाघरा नदी पर गांव है और गंगा नदी के गांव सटे हैं, वो लगातार आज भोजपुरवा इस वर्ष गिराए हैं, अगला बार चांदपुर गिरा देंगे, भोजपुरवा खरीद गिरा देंगे, कोई ठीक नहीं है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो जनपद का सभी आला अधिकारी चुप रहते हैं, और जब बाढ़ आती है तो एक बाएक जनपद के आला अधिकारी जाते हैं और मौके मुआयने पे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर चले आते हैं। तो मैं जिला प्रशासन और प्रशासन के लोगों से ही मांग करता हूं कि घाघरे नदी पर पक्के ठोकरों की व्यवस्था कराई जाए। और ये आज घाघरा नदी गांव बचाओ संघर्ष समिति ने आज अनिश्चितकाल धरना आरंभ की है, और जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं और नौजवान साथी भी हैं। इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। किस और तरह की वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है और धांधली की जाती है? भ्रष्टाचार इस प्रकार का होता है कि आता है तट बनवाने के लिए, तो अधिकारी जाते हैं एक्सियन और ठेकेदार से पैसा लेकर उसका सही काम कराते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार झूठे आश्वासन कि इस बार हम सही करा देंगे, इस बार सही करा देंगे, लगातार कई वर्षों से आज़ादी के बाद लगातार भ्रष्टाचार से घाघरा नदी और गंगा नदी के तटस्थ स्थित इलाके के नौजवान और अभिभावक और पीड़ित और गरीब परिवार उससे परेशान हैं। तो इससे पहले आपने कभी शिकायत किया था? लगातार हमारे नौजवान, हमारे अभिभावक, हमारे बुजुर्ग आज़ादी के बाद जब जब मौका मिला तब जिला अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को मौके पर अपने समस्याओं को अवगत कराने का काम किए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं गुजा और हमारे तटीवल के इलाके लगातार नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी किसान क्रेडिट की बिल है कि जहाँ वहाँ हम लोगों का खेत वहाँ किसानों का गिरा है कि उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और भोजपुरवा वाले लोगों को आवास मिल गया लेकिन ज़मीन नहीं मिला है। और अभी जाके देखिए सुल्तानपुर जूनियर हाई स्कूल में बड़े बड़े बच्चे, पढ़ने वाली लड़कियां, बहू सब जूनियर हाई स्कूल पर हैं। सरकार खाना पहुंचाती थी, अब वो भी बंद कर दिया। तो क्या मांग करना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि पक्के तट का निर्माण हो। घाघरा नदी और गंगा नदी जहाँ जहाँ कटान है पूरे पक्के निर्माण हो, ताकि आने वाले दिनों में हमारा गाँव सुरक्षित है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।